इसराइल ने अभी-अभी एक अनप्रेसिडेंटेड प्लान अनाउंस किया है। अगले 10 सालों में 350 बिलियन शेकल्स यानी लगभग 110 बिलियन डॉलर अपनी सेल्फ सफिशिएंट आर्म्स इंडस्ट्री बनाने के लिए। सवाल ये है, क्या जेरूसलम अब वॉशिंगटन पर डिपेंडेंस कम कर रहा है? और अगर हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा यूएस इसराइल रिलेशनशिप, ग्लोबल आर्म्स मार्केट और सबसे इंटरेस्टिंग, क्या इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का बिगेस्ट विनर बन सकता है? क्योंकि ये सिर्फ बजट की कहानी नहीं है, ये है मनी, मिसाइल्स और स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट का डीप डाइव। 24 से 25 दिसंबर 2025 को इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑफिशियली अनाउंस किया, इजराइल अगले 10 सालों में 350 बिलियन शेकल्स यानी 110 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करेगा ताकि एक इंडिपेंडेंट डोमेस्टिक आर्म्स और म्यूनिशंस इंडस्ट्री डेवलप की जा सके। ऑफिशियल एम बिल्कुल क्लियर है, फॉरेन सप्लायर्स पर क्रिटिकल डिपेंडेंस कम करना और क्राइसिस या वॉर के टाइम पर इजराइल खुद वेपन्स प्रोक्योर और प्रोड्यूस कर सके। ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है, इजराइल की इकोनॉमी और उसके हिस्टोरिकल डिफेंस बजट्स के कंपैरिजन में ये एक मैसिव इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। ज़्यादा फैक्ट्रीज, ज़्यादा R&D और ज़्यादा सॉवरेन कैपेसिटी। क्विक क्लैरिफिकेशन कि ये एक सिंगल ईयर बजट स्पाइक नहीं है, ये एक 10 साल का इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है जिसमें प्रोक्योरमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी शामिल हैं। इस अनाउंसमेंट को समझने के लिए पिछले 2 साल का कॉन्टेक्स्ट देखना भी ज़रूरी है। कॉन्टिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट, डिप्लोमेटिक प्रेशर, सप्लाई शॉक्स और चेंजिंग ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, 3 मेजर ड्राइवर्स क्लियरली सामने आते हैं। पहला, 7 अक्टूबर 2023 के हमास अटैक्स और उसके बाद के वॉर ने एक हार्ड रियलिटी एक्सपोज कर दी। इजरायली म्यूनिशंस स्टॉक्स पर हेवी प्रेशर आया, सप्लाई चेन्स वल्नरेबल निकली और पॉलिटिकल प्रेशर बना कि क्रिटिकल वॉर फाइटिंग नीड्स डोमेस्टिक लेवल पर अवेलेबल होनी चाहिए। सिंपल बात है कि जब वॉर होता है तो स्पीचेस नहीं, शेल्स, मिसाइल्स और स्पेयर पार्ट्स चाहिए होते हैं। हमने 7 अक्टूबर 2023 के बाद कई बार देखा कि इजराइल को कोई भी एक्शन लेने से पहले, चाहे वो हमास के अगेंस्ट हो या ईरान के, बिना यूएस के परमिशन के कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, रिसेंट ईयर्स में कई कंट्रीज ने आर्म्स ट्रांसफर्स पर लिमिट्स लगाई या फिर सर्टेन मिलिट्री ऑपरेशंस पर डिस्कम्फर्ट एक्सप्रेस किया। ये एक हार्ड ट्रूथ है, इवन फ्रेंडली सप्लायर्स लाइक यूएस पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर एक्सपोर्ट्स रोक सकते हैं। एक छोटे कंट्री के लिए जो हाई टेक इंपोर्ट्स पर हेविली रिलाई करता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन की तरफ पुश करना एक रैशनल रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है। तीसरा, इजराइल का डिफेंस सेक्टर पहले से कॉमर्शलाइज्ड और इनोवेटिव रहा है। अब ऑब्जेक्टिव है उस सेक्टर को और ज़्यादा सॉवरेन बनाना। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ डिफेंस स्पेंडिंग नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी है। जॉब्स, R&D, एक्सपोर्ट्स और जियोपॉलिटिकल लीवरेज। मैसेज क्रिस्टल क्लियर है, पहले हम खुद को सप्लाई करेंगे फिर दुनिया को। नेतन्याहू का एसेंस यही है, जो आज चाहिए वो एक्वायर करो और साथ साथ फ्यूचर सप्लाई के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्री डेवलप करो। हेडलाइन क्वेश्चन यही है, क्या ये यूएस से ब्रेक है या सिर्फ एक एज? शॉर्ट आंसर, ये ब्रेक नहीं, एक स्ट्रैटेजिक एज है। लेकिन हाँ, ये पार्टनरशिप के डायनामिक्स को ज़रूर चेंज करेगा। डेकेड से यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल का प्राइमरी सिक्योरिटी पार्टनर रहा है। मिलिट्री एड, F-35 एयरक्राफ्ट्स, म्यूनिशन सप्लाई, इंटेलिजेंस शेयरिंग और स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन। यूएस एड सिर्फ वेपन्स नहीं देता, वो कैपेबिलिटी और पॉलिटिकल इंश्योरेंस दोनों प्रोवाइड करता है। रूटर्स और बाकी आउटलेट्स भी नोट करते हैं, इजराइल ने अपनी अनाउंसमेंट को क्लियरली फॉरेन सप्लायर्स स्पेशली यूएस पर रिलायंस कम करने के कॉन्टेक्स्ट में फ्रेम किया है। पहला इंटरप्रिटेशन ये है कि इजराइल एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है ताकि अगर वॉर टाइम में कोई सप्लायर एक्सपोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट करे तो कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि जैसे जैसे डोमेस्टिक कैपेसिटी ग्रो करेगी और एक्सपोर्ट मार्केट्स डाइवर्सिफाई होंगे, इजराइल धीरे धीरे यूएस प्लेटफॉर्म्स पर कम रिलाई करेगा और ज़्यादा अपना या कॉमर्शियली अवेलेबल सॉल्यूशंस पर डिपेंड करेगा। एविडेंस ये सजेस्ट करते हैं कि नियर टर्म में ये एक एज है, लेकिन लॉन्ग टर्म में लिमिटेड डीकपलिंग पॉसिबल है अगर पॉलिटिकल कंडीशंस चेंज होती हैं तो। कंप्लीट ब्रेक इसलिए अनलाइकली है क्योंकि ऑपरेशनल इंटरऑपरेबिलिटी, F-35s और यूएस सिस्टम्स ऑलरेडी इजराइल की इन्वेंट्री में है। डीप इंटेलिजेंस शेयरिंग, कांग्रेशनल और स्ट्रैटेजिक टाइज, म्यूचुअल बेनिफिट्स, यूएस टेक इकोसिस्टम को इजरायली इनोवेशन से फ़ायदा मिलता है। यूएस भी हाई एंड प्लेटफॉर्म्स सेल करके इन्फ्लुएंस रिटेन करता है। सिंपल लाइन में ये रेजिलियंस का गेम है। इजराइल ओवरनाइट फैक्ट्रीज बनाकर पॉलिटिकल एलिजियंस नहीं खरीद सकता।
इन सब में देखिए वॉशिंगटन का रिस्पॉन्स केयरफुली कैलिब्रेटेड होगा। सिक्योरिटी कमिटमेंट्स रीअफर्म करना, हाई एंड टेक ट्रांसफर्स को एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स के अंडर प्रोटेक्ट करना और साथ साथ डीपर इंडस्ट्रियल टाइज या जॉइंट प्रोग्राम्स पुश करना ताकि यूएस लीवरेज बना रहे और इजराइल डोमेस्टिक कैपेसिटी एक्सपैंड कर सके। हिस्टोरिकली भी यूएस ने एलाइड को प्रोडक्शन इनकरेज की है जब वो यूएस के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स सर्व करती हो। F-35 प्रोग्राम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ये रप्चर नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक रिकैलिब्रेशन है, एक एज जिसके मीडियम टर्म इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। ये $110 बिलियन सिर्फ डिफेंस के एक सेक्टर के लिए नहीं है, फंडिंग मल्टीपल पिलर्स में जाने वाली है। म्यूनिशन स्टॉकपाइल्स, मिसाइल प्रोडक्शन, शिप बिल्डिंग, ड्रोन्स और लॉइटरिंग एम्यूनिशंस, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स, साइबर कैपेबिलिटीज, इंडस्ट्रियल बेस एक्सपेंशन, फैक्ट्रीज, वर्कफोर्स ट्रेनिंग, R&D इंसेंटिव्स। म्यूनिशंस फर्स्ट प्रायोरिटी है। रॉकेट्स, आर्टिलरी शेल्स, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस, लार्ज स्केल म्यूनिशंस फैक्ट्रीज का मतलब इंपोर्ट्स और ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर कम डिपेंडेंस जो वॉर टाइम में बॉटलनेक बन जाती है। इजराइल ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स बनाता है। आयरन डोम, एरो, डेविड स्लिंग इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। $110 बिलियन का मतलब है इंडिजिनस मिसाइल प्रोडक्शन स्केल करना, फैक्ट्रीज एक्सपैंड करना और नेवल शिप बिल्डिंग या को प्रोडक्शन भी, ताकि कोस्टल और रीजनल सिक्योरिटी इंश्योर हो। ड्रोन्स और सेंसर फ्यूजन इजराइल की स्ट्रेंथ है। इस इन्वेस्टमेंट का मतलब है एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स का स्केल करना, AI बेस्ड टारगेटिंग और ऑटोनॉमी, डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर रेजिलियंस जो आज के चिप जियोपॉलिटिक्स में स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी बन चुकी है। इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा R&D ग्रांट्स, यूनिवर्सिटीज़ और वर्कफोर्स ट्रेनिंग में भी जाएगा। टाइम के साथ इजराइल ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा और एक डिफेंस हेज को कॉमर्शियल एडवांटेज में कन्वर्ट करेगा। जब इजराइल का डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस एक्सपैंड होता है तो ग्लोबल मार्केट्स में रिपल इफेक्ट भी आता है। ग्लोबल कंपटीशन, इजराइल पहले से UAVs, सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे निचेस में compete करता है। बिगर प्रोडक्शन का मतलब बायर्स को US, रशिया और चाइना के अलावा और ऑप्शंस भी मिलेंगे। स्पोर्ट कंट्रोल्स और एलाइड पॉलिटिक्स डिसाइड करेगी कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ जा सकती है। US क्लोजली वॉच करेगा ताकि एडवांस टेक उसके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को अंडरमाइन ना करे। सबसे क्लियर इम्प्लीकेशन ये है कि और ज़्यादा जॉइंट वेंचर्स और को प्रोडक्शन पार्टनरशिप्स जो कंट्रीज़ इजरायली टेक चाहती हैं और साथ साथ लोकल इंडस्ट्री भी बिल्ड करना चाहती हैं, उनके लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और यहीं पर हमारा भारत एंटर करता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है? यस, इनफैक्ट काफ़ी बड़ी। इजराइल के पास है हाई एंड टेक, ड्रोन्स, सेंसर्स, मिसाइल गाइडेंस, AI इन बैटलफील्ड। इंडिया के पास है मैन्युफैक्चरिंग स्केल, मैसिव डिफेंस डिमांड, आत्मनिर्भर भारत का पॉलिटिकल पुश। दोनों को कंबाइन करना मतलब इजरायली सोफिस्टिकेशन को इंडियन स्केल में कन्वर्ट करना। मोमेंटम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इंडिया इजराइल डिफेंस MOUs, जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स और 2020 से 2024 के बीच इंडिया इजरायली इक्विपमेंट का मेजर बायर भी रहा है। डिप्लोमेटिक और इंस्टीट्यूशनल स्कैफोल्डिंग ऑलरेडी तैयार है, अब स्केल अप की बारी है। ऑफसेट्स, मेक इन इंडिया इंसेंटिव्स, DPSUs और प्राइवेट डिफेंस जायंट्स जैसे L&T, टाटा, महिंद्रा इजराइल के लिए इंडिया को एक रिलायबल मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बनाते हैं। इजराइल के लिए लोकलाइजेशन का मतलब एक्सपोर्ट मार्केट्स प्रिजर्व करना। इंडिया के लिए इसमें बेनिफिट ये है कि फास्टर मॉडर्नाइजेशन, स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस और थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी खुलता है। इजराइल का $110 बिलियन का प्लान सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक इंश्योरेंस पॉलिसी, एक इंडस्ट्रियल बेट और एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल है। नियर टर्म में ये हेज है, मीडियम टर्म में ये डिफेंस इंडस्ट्रियल डायनामिक्स को रीशेप कर सकता है। इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी रियल है, प्राइस ह्यूज है, लेकिन सिर्फ तब जब दिल्ली फास्ट, स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक मूव करे। इजराइल US से आज ब्रेक नहीं कर रहा है, पावर बैलेंस शिफ्ट जरूर हो रहा है। इंडिया फायदा उठा सकता है अगर डिसीजन सही टाइम पर लिया जाए तो। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।